आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंक। आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जड़त्व तो बता ही दिया हूं कि कोई भी वस्तु के विरोध करना क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। इसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर पीछे ये वीडियो देख लीजिए और प्लेलिस्ट कर पक्का बन जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। फिर उसके बाद आज हम लोग वही जड़त्व के टॉपिक से ही स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जड़त्व से। जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। INERTIA इनर्स। हाँ, तो ये हो गया जड़त्व। इसका मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। इनर्शिया का मतलब होता है विरोध करना। विरोध करना, इसका मतलब क्या हो जाता है? विरोध करना। विरोध करना ये आपको तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो पिछली वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब यह होता है कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो यहाँ पर निम्नलिखित हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं जड़त्व के प्रकार? इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में कहोगे आप लोग टाइप्स ऑफ इनर्शिया। क्या हो गया? जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार ये होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बना लिखोगे जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये थ्योरी की क्लास है कि इसमें हम अच्छी तरीके से आपको लिख कर समझाएंगे। अगर ये रिवीजन की क्लास होगी तो उसमें ये लिखना कम और ये पॉइंट को सीधा ये कवर करना होता है। वन शॉर्ट वीडियो या मान लो या तो क्लास को से 3 प्रकार के ही होते हैं। तो अभी क्या है, अभी आपको एक एक अक्षर लिख कर अच्छी तरह से हम समझाएंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत धीरे क्लास चल रही है तो आप इसे 2x 1.5x करके देख सकते हो, यानी गुना करके देख सकते हो। और नहीं तो बेसिक से 0 लेवल से हीरो लेवल तक के लिए ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्लास है। तो जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पर इस तरह हम कहेंगे, एक लाइन करो, 1 2 1, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या हो जाता है? पहले गति का जड़त्व। किसका जड़त्व? गति का जड़त्व। फिर होगा विरामावस्था। क्या होती है? विरामावस्था ऐसी अवस्था होती है जहां पर उसका आरंभिक वेग 0 होता है, यानी वो ना तो हिल रही होती है ना तो डुल रही होती है, वो कोई भी प्रकार की गति कुछ नहीं करती। वहां u का मान 0 होता है। जब u का मान मान लीजिए 0 हो जाएगा तो वहां पर क्या होता है? वहां पर विरामा अवस्था होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगला वाला विराम का जड़त्व। ये आपको इतना तो क्लियर है। फिर उसके बाद होता है दिशा का जड़त्व। किसका जड़त्व? दिशा का जड़त्व। पहला हो गया गति का जड़त्व, दूसरा हो गया विराम का जड़त्व, तीसरा हो गया दिशा का जड़त्व। तो इन सबको अच्छी तरह से अगर हम आपको ये जान लीजिए, इनर्शिया ऑफ, इसका हो जाएगा मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा? ये इंग्लिश में हो जाएंगे, आप लोग लिख लेना जो इंग्लिश मीडियम से है। गति का जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसका क्या हो जाएगा? विरामा का जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और दिशा का जड़त्व क्या होता है? दिशा का जड़त्व होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इतना हो गया। अब गति का जड़त्व क्या कहता है पहले ये समझिए। गति का जड़त्व ये कहता है कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा।
यहाँ पर आपको लिखना होगा कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। क्या होता है, कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। फिर उसके बाद विरामा का अवस्था, विरामा का जो तो क्या है, कोई वस्तु, किसी भी वस्तु, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, और किसी के चाहने से कुछ होता नहीं, इस तरह बोलना भी नहीं चाहिए। कोई वस्तु विरामा में है तो विरामा में ही रहना चाहेगा। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर यहाँ पर मान लीजिए गाड़ी है, क्या है, गाड़ी है, तो ये विराम अवस्था में खड़ी है, तो ये चाहेगी कि विरामावस्था में ही रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विराम का जड़त्व हो जाएगा। दिशा का जड़त्व क्या होता है, दिशा का जड़त्व ये होता है एक दिशा में ही जाना चाहेगा। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु विरामा में है तो विरामा में ही रहना चाहेगा, और यहाँ पर हो जाता है कोई वस्तु एक दिशा में जा रहा है, एक दिशा में जा रहा है, क्या बात नीचे आ गया, कोई वस्तु एक यहाँ से लिखनी है, कोई वस्तु एक दिशा में जा रहा है, तो जब एक दिशा में जा रहा है तो वो एक ही दिशा में जाना चाहेगा। क्या होगा, एक ही दिशा में जाना चाहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जड़त्व के प्रकार कितने होते हैं, तो जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। फिर 3 प्रकार में कौन कौन से आते हैं, तो इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है, यानी गति का जड़त्व आ जाता है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ जाता है। जड़त्व के ही के प्रकार में इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व हो जाता है, और दिशा का जड़त्व हो जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब ये जड़त्व के प्रकार में आ जाते हैं। गति का जड़त्व क्या है, कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। अगर कोई वस्तु, विरामा का जड़त्व क्या है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगा। और दिशा का जड़त्व क्या होता है, कोई वस्तु एक दिशा में जा रही है, यानी मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा ये जड़त्व ये कहता है कि मैं इसी दिशा में ही जाना चाहेगा, मैं इसी ही दिशा में जाना चाहूंगा। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब आपके हो जाते हैं जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व के प्रकार और जड़त्व, यही से ये टॉपिक क्या होती है, द एंड हो जाती है। अब हम लोग आ जाएंगे गति का पहला नियम। क्या आ जाएंगे, गति का पहला नियम। और गति के पहले नियम से पहले हम लोग अगर संवेग पढ़ लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। गति का पहला नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम सब एक साथ पढ़ेंगे, और पहले आप क्या पढ़ लेंगे, संवेग। तो यहाँ तक हो गया, सभी लोग नोट कर लिए। चलो हम लोग चलते हैं आगे। विराम का जड़त्व क्या कहता है, ये बताइए। विराम का जड़त्व ये कहता है, कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तो जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु में विरोध करना। जड़त्व का यही मतलब होता है, यही काम होता है। कोई वस्तु हो रहा है, कोई काम हो रहा है, वहां पर विरोध करने लगे, वहां पर क्या हो जाता है, जड़त्व हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहें, एक की हमारी टॉपिक होगी मोमेंटम, यानी संवेग। कौन सी होगी, संवेग हो गई, संवेग होगा।
मोमेंटम। मीनिंग सही है, करेक्ट है। तो यहां से अब हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, संवेग पर। संवेग पर यानी मोमेंटम पर चर्चा करेंगे। मोमेंटम का मतलब यह होता है कि मान लीजिए ये क्या है, बस है, क्या है, बस है। ये ऐसे ऐसे मान लो कर दिया है। यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके ये भी खड़ा है। मान लो डांस कर रहा है रोड पर। किस पर कर रहा है, रोड पर कर रहा है। तो इतना आप लोग अब समझिए क्या होता है। संवेग में ये होता है कि कोई वस्तु जो अगर ये जा रहा है, ये जो बस है ये जा रही है और ये यहाँ पर खड़ा होकर डांस कर रहा है, इसे और कहीं ये मिला ही नहीं जगह, सम्मान के ला इसे भगा दिया तो ये रोड पर आ गया और रोड पर डांस कर रहा है मान लीजिए। फिर उसके बाद ये बस जाती है और इसको क्या करती है, टकराव, मतलब कि ये दोनों लड़ जाते हैं आपस में। जब लड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये गिर जाएगा और गिरेगा नहीं, इसका गोड़ हाथ टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग संवेग को एक छोटे शब्द में ये समझना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है चोट लगना। चोट लगना कहोगे ये क्या है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कितने तेज में ये बस इसको मारा और इसमें ये चोट लगी। जो टकराव हुआ वो कितने स्पीड में हुआ कि इस पर, और ये संवेग का ये काम होता है कि ये दोनों आपस में टकराव किए यानी लड़ गए। तो वहां पर यह होता है जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कार्य करती हैं, एक दूसरे से लड़ी, तो वहां पर क्या होता है, तो उनका संपूर्ण संवेग क्या होता है, वो स्थिर बना रहता है। क्या होता है, जो इनका संपूर्ण संवेग होता है वो स्थिर बना रहता है। यानी ये जितना इसके ऊपर ये ताकत लगाए और ये जितना इसके ऊपर संवेग लगाए वो दोनों क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं, यानी बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब यही है, संवेग को एक छोटी लाइन में समझना चाहोगे तो यह होता है चोट लगना। चोट लगना इतना आप लोग समझे। बाहर की आवाज को ध्यान मत देना। मेरे घर की मामला जो है ना बड़ा खतरनाक आदमी है यहाँ के, तो इसलिए हम कह रहा हूँ कि घर की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत देना, जो पढ़ा रहा हूँ उसी पर ध्यान देना। तो इसका ये हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, यानी बल का प्रभाव। इसके द्वारा कितना बल इस पर लगाया गया वो दोनों सब एक क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं, यानी संवेग क्या होता है, स्थिर रहता है, वही क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, क्या, फोर्स यानी बल का प्रभाव। जितना बल उस पर लगाया, ये बस ने इस पर लगाया उतना तो नहीं, पर इन दोनों का जो बल एक दूसरे पर लगाए और दोनों में ही है। अभी ये नहीं है कि संवेग इधर उधर कहीं गया या तो खो गया, तो ये नहीं होता। यही आपको समझाना था कि जो ये होता है कि दोनों का बल समान होते हैं। और इसकी जो अगर परिभाषा की बात करोगे कि अगर हमको किसी को बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, ये तो आपको समझाने के लिए था कि यहाँ पर ये होता कि बस ने जब उसको मारा टक्कर तो वहां पर संवेग क्या हो गया, स्थिर हो गया। संवेग वहां पर दोनों का इक्वल पॉइंट में आ गया और जो जितना उस पर बस वो लड़के के ऊपर चोट लगी वही क्या होगा, वही संवेग हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स यानी बल का प्रभाव। तो बल का प्रभाव कितना उसके ऊपर पड़ा, जो बॉयज था, लड़का था, उस पर बस द्वारा कितना प्रभाव पड़ा, यही आपको बताना चाहता था। तो आप खुद के समझने के लिए चोट लगना मान लीजिए, और उसके बाद अगर दूसरे को बताना है तो इस तरह बताया जाएगा। किस तरह, यहाँ पर आपको लिखना होगा परिभाषा इसकी जो प्रोफेशनल है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं,
द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल होते हैं उसी को संवेग कहते हैं। संवेग को प्रदर्शित किससे करते हैं? डिनोट किससे करते हैं? तो संवेग को प्रदर्शित P से करते हैं। किससे करते हैं? P से करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिखिए, इसको मत, यहाँ पर इसको इरेज करो नहीं तो। संवेग को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इससे P से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किसी को बताना है कि संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो P से करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर हो जाता है mv। अब कहोगे कि mv कैसे आया? mv कैसे आया? तो हमने आपको बताया है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान और गुणनफल का मतलब है गुणा करना, गुणा करता है किससे? वेग से। तो यहाँ पर इक्वल में क्या होता है? तो संवेग हो जाता है। तो यहाँ पर P बराबर mv हो जाता है। तो द्रव्यमान का मास होता है m होता है, वेग का वेलोसिटी हो जाता है v होता है, और संवेग को P से डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। इसका इंग्लिश में क्या होता है? मोमेंटम हो जाता है। फिर उसके बाद क्या, यहाँ से और आगे चलो। अब इसका यूनिट क्या होता है? इकाई क्या होता है? यूनिट। इसका यूनिट हो जाता है किलोग्राम, और क्या होगा? मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आप कहोगे ये कैसे आया? तो आज अब हम बताता हूँ ना। P यहाँ पर है ही m गुणे v हो, v बनाओ, v है, यही है ना। m का क्या होता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक हमने पहले ही दिन बताया था, kg होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है, यानी kg होता है। और v क्या है? v का होता है वेग, और वेग का क्या होता है? वेग हो जाता है आपका, वेग होता है विस्थापन अपान में टाइम, यानी विस्थापन अपान में समय। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी होता है, एक प्रकार की लंबाई होती है, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? m हो जाता है। और ये समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। आपको पता होगा सेकंड हो जाता है यहाँ पर, और m अपान में यस हो जाता है। तो हमारे कहने का मात्र इतना मतलब है कि इस तरह आपका मात्रक आएगा केजी मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा? केजी मीटर प्रति सेकंड। ये कौन, इसकी क्वांटिटी कौन सी है? इसका मतलब कि कौन सी राशि है, इसकी भौतिक राशि कौन सी है? भौतिक, भौतिक नहीं, राशि मान लो यार, सीधा लिखो सदिश। ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो कहोगे कि सदिश राशि ये कैसे है, क्या मतलब है इसका? तो आओ समझाता हूँ। सदिश राशि ऐसी राशि होते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताया जाता है, वो सदिश राशि होती है। यानी हम लोग कहेंगे सदिश, सदिश राशि, सदिश राशि। और सदिश राशि हम, सदिश राशि का क्या होता है कि इसमें परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है, और आपको दिशा भी बताया जाएगा, दिशा भी बताया जाएगा। इसी का भाई होता है जुड़वा, कौन? अदिश राशि। क्या? अदिश, अदिश राशि। क्या? अदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण तो होता है, परिमाण तो होता है कि वहां पर आपको जाना है, पर आपको दिशा नहीं बताया जाएगा। क्या नहीं बताया जाएगा? दिशा नहीं बताया जाएगा। परिमाण तो बताया जाएगा कि आपको वहां तक जाना है, पर दिशा नहीं बताएगा। वो कौन सी राशि में आ जाता है? अदिश राशि में आ जाता है। और सदिश राशि क्या है? परिमाण बताएगा, दिशा बताएगा, कौन सी आ जाएगी? सदिश राशि आ जाएगी। तो ये इतना हो गया। तो आपको पता होगा कि संवेग कौन सी राशि है? तो संवेग आपकी हो जाती है सदिश राशि। और यूनिट क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और इसको एक रूप में और लिखते हैं, आप लोग जान लीजिए, नहीं तो पता यही होगा कि बताया नहीं गया। केजी हो जाता है, मीटर हो जाता है, और सेकंड का इनवर्स हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इस तरह दिख जाता है तो जो वहां पर ये सोचने लगते हैं कि क्या होगा। तो अभी जान लीजिए कि संवेग का ही मात्रक दिया गया है। इतना हो गया, इतना आप लोग कर लिए, हो गया, लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर चलो। अच्छा, संवेग का फार्मूला क्या होता है यही बताओ। तो संवेग का फार्मूला आपको पता है कि क्या हो जाता है? m गुणे v हो जाता है। तो अब हम लोग कहेंगे संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का
नियम, यानी लॉ ऑफ संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका हो जाता है जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कार्य करती हैं, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कार्य करती हैं तो उनका संपूर्ण संवेग स्थिर हो बना रहता है बशर्ते, यानी कोई बाहरी बल कार्य ना कर रहा हो। वहां पर क्या हो जाता है, संवेग संरक्षण हो जाता है। यहां पर आप लोग लिखोगे जब कोई रहने दो, जब दो या यहाँ पर दो या अधिक, क्या होगा, दो या अधिक, जब दो वस्तुएं हैं या दो से अधिक वस्तुएं हैं, दो या दो से अधिक वस्तुएं जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर क्या करती हैं, कार्य करती हैं तो उनका संवेग स्थिर बना रहता है। क्या होता है, स्थिर बना रहता। जब दो या अधिक वस्तुएं क्या करती हैं, एक दूसरे पर कार्य करती हैं, कहाँ यार उठा रहा है तुम, अब हो गया स्थिर। जब दो या अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर कार्य करती हैं तो उनका संवेग स्थिर बना रहता है, बशर्ते, यानी ये ना हो, बशर्ते कोई बाहरी बल कार्य ना कर रहा है। जब दो या अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर कार्य करती हैं तो उनका संवेग स्थिर बना रहता है, बशर्ते क्या हो, कोई बाहरी बल कार्य ना कर रहा हो। इसे क्या कहते हैं, तो इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब दो या अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर कार्य करती हैं, जब मान लीजिए एक वस्तु ये होगी, एक वस्तु ये होगी, एक दूसरे पर कार्य करती हैं, एक दूसरे को आकर जब टकराव कर देती हैं तो क्या होता है, इनका संवेग स्थिर बना रहता है। तो इन दोनों के टकराव करने के बाद इनका संवेग जो होता है, जो P बराबर mv होता है, जो टकराव के बाद इनका संवेग होता है वो एक दूसरे पर क्या करता है, बराबर यानी स्थिर बना रहता है, बशर्ते, यानी तब तक ये दोनों बराबर बने रहेंगे, इसका संवेग, जब तक इस पर कोई बाहरी बल यानी इस मुख के द्वारा जब मार ना मिले तब तक इन दोनों का क्या होगा, टकराव बराबर बना रहेगा, संवेग स्थिर रहेगा। अगर तीसरा कोई आकर कुछ करेगा तो क्या होगा, वहां पर संवेग संरक्षण का नियम का पालन नहीं होगा। यही आप लोग को समझाना है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराव करती हैं तो वहां पर संवेग क्या होता है, स्थिर बना रहता है दोनों पर, बशर्ते कोई बाहरी बल आकर कार्य ना करे। वहां पर कोई, अगर दो घर की लड़ाई चल रही है, समझिए दो घर की लड़ाई चल रही है तो वहां पर लड़ाई तब तक होती रहेगी जब तक कोई तीसरा आकर सुलझाना ना चालू कर दे, और अगर कोई तीसरा आकर सुलझाता है तो क्या होता है, लड़ाई शांत होती है। ये आप लोग को पता ही होगा। तो वहां पर यही होता है कि जब दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो वहां पर संवेग स्थिर बना रहता है दोनों जो पार्टी में, और क्या होगा, और तीसरी पार्टी अगर आकर उन दोनों की जैसे ज्यादा तगड़ी है तो वहां पर कोई बल कार्य करेगा, वहां पर मार कर चुप करा देगा। आप लोग को समझ में अब आ गया होगा। मान लीजिए टकराने से पहले का संवेग, टकराने से पहले का संवेग
इक्वल में क्या होता है, टकराने के बाद के बाद टकराने के बाद का संवेग टकराने से पहले का संवेग बराबर में टकराने के बाद का संवेग, दोनों में क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है, कोई एक गोला ये है और एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये क्या है, m1 है, ये m2 है। इस पर गति क्यों कौन सी हो रही है, ये u1 है और ये u2 है, u2 है यानी आरंभिक वेग और अंतिम वेग। फिर उसके बाद क्या होता है, टकराव जब हो जाए, जब क्या हो, यहाँ पर मान लीजिए टकराव जब टकराव हो जाता है इस तरह, इन दोनों को क्या हुआ, टकराव हुआ। जब टकराव हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा कि इनकी जो u1 और u2 है वो v1 और v2 में हो जाएंगे, यानी आरंभिक वेग से ये अंतिम वेग की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, m1 m2 यही रहेगा, पर यहाँ पर v1 और v2 हो जाता है। क्या होता है, v1 v2 हो जाता है, v1 v2 हो जाता है। इतना आपको समझ में आया। अब इसका फार्मूला एक निकल कर आता है। फार्मूला के लिए जगह का कम पड़ रही है, यानी इसे छोट करना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, छोट करना पड़ेगा। इसे थोड़ा ऊपर लेकर आए। मान लो ये क्या है, टकराव हुआ इन दोनों का टकराव होता है। फिर इस तरह ये हो जाते हैं, टकराव हुआ तो दूर जाएंगे ना यार, मान लो इतनी दूर गए। इन दोनों को कब हुआ, m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये v1 हो गया, ये क्या हो गया, v2 हो गया। तो इसका मतलब ये होता है, इसका फार्मूला जो निकलेगा, मेन पॉइंट होता है फार्मूला का। फार्मूला में आपको संवेग का जो पूछता है तो वहाँ पर फार्मूला होता है। इस पर न्यूमेरिकल नहीं कराया, पर कराऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फार्मूला की अगर हम बात करें, ओवरऑल फार्मूला की बात हम लोग करें तो ये हो जाता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल में m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल में हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2 ओवरऑल कहीं तो यही इतना आपको जो समझना है और यही आपका काम का है। ये सब तो आपको समझाने के लिए कर रहा था कि टकराने से पहले का संवेग क्या होगा, टकराने के बाद का संवेग क्या होगा, इन दोनों का टकराव होगा तो जब आकर तीसरी पार्टी जब काम करेगी तो वहां पर संवेग संरक्षण का नियम का पालन नहीं होता है। जब तक तीसरी पार्टी नहीं आएगी तब तक वहां पर संवेग संरक्षण का पालन होता रहेगा। और ये सब आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफी है। फिर हम लोग कल मिलेंगे और हम लोग कल जो इस पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।